क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेकर आ गए हैं 22 दिसंबर का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम्स हैं यूपीएससी यूपीपीएससी ईपीएफओ के लिए भी है। ठीक, ईपीएफओ के लिए फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, इकोनॉमी पॉलिटी साइंस इन पे ज्यादा फोकस करना है, लेकिन करंट अफेयर में यूपीएससी पूछ कुछ भी सकता है। ठीक, तो इससे रिलेटेड जो है आपको तैयारी करनी चाहिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो है बेसिक प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ आपको उसको कवर किया जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले सुर्खियां देख लेते हैं एक बार। आर्ट एंड कल्चर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल रिलेशन से भी। यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसके बारे में जानेंगे। पार्लियामेंट के पैनल ने एक जो है माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड डेटाबेस की बात करी है, इसके बारे में जानेंगे पूरी चीज क्या बात है कोविड-19 से रिलेट करके। इंडियन रेलवेज ने, भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय रेल योजना का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट नेशनल रेलवे प्लान बनाया है, इसकी जानकारी पूरी लेंगे आप लोग के साथ। एक जो है इंटेंशनल जेनोमिक ऑल्ट्रेशन, ठीक, इच्छा अनुरूप जीनोमिक परिवर्तन की बात करी गई है। और गैलसेफ पिग्स क्या है पूरी चीज समझेंगे, कहाँ यूज है क्या नहीं है, साइंस रिलेटेड है जीएस3 पेपर में। गवर्नमेंट ने एक बैड बैंक बनाने की बात करी है। बैड बैंक क्या है, मतलब ये, मतलब जैसे बैडमैन तो सुना था आप लोगों ने फिल्मों में, बैड बैंक क्या चीज़ है पूरी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। देन आफ्टर वी विल गो एंड मूव टू अवर फेवरेट सेक्शन, दैट इज क्विज वाला। ठीक, क्वेश्चन में अलग से एक नया टॉपिक होता है तो इसको स्किप मत करिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए वही हमारी मॉडल्स ऑपरेंडी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ अपने नए व्यूअर्स के लिए। एक रजिस्टर आपको बनाना है और उस पे ही करंट अफेयर से जो अलग से मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ या फिर पॉइंट्स बताता हूँ, सारे आप करते रहिए। ये पीडीएफ पेड ग्रुप में तो ऑलरेडी मिल जाएगी, तो वो लोग भी जो भी क्वेश्चन है वहां पे डिस्कस भी कर सकते हैं। आप लोग पेड ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो जो लोग ऑलरेडी हो हमारे साथ जुड़े हुए। ठीक है, और इसके बाद मैप बुक, आज आप लोगों ने मेरा एक वीडियो आया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर देखा जाए यूपीएससी का 2020 का, उसको देखा है कि नहीं देखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, उसका लिंक इसी ओनली करंट अफेयर चैनल पे ही है। आपका प्रीवियस ईयर यूपीएससी 2020 डिटेल एनालिसिस करके सर्च करेंगे और साथ में लिख देना ओनली करंट अफेयर, मिल जाएगा। मैप बुक की इंपॉर्टेंस उसमें बताई है, ठीक, क्वेश्चन के साथ साक्ष्य के साथ में। मैप बुक आपको इंडिया और ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के लिए लेनी है। इंडिया वाली ऑक्सफोर्ड की होगी, वर्ल्ड के लिए ओरियन ब्लैक स्वान। साथ ही बात, मेंस का सिलेबस आपको यूपीएससी का पढ़ना है, मेंस का सिलेबस। ठीक, वो सब कुछ मैंने इस वाले वीडियो में बताया है। ठीक है, और इसके बाद जो है मेरे गाइडेंस के हिसाब से आप लोग चलिए, लगातार जुड़े रहिए, मैं बता रहा हूँ बहुत फायदा होने वाला है आप लोगों को। ठीक, और उसके साथ ही साथ जो है एक जेंटल रिमाइंडर ये है कि यूपीएससी का 2021 का पेड ग्रुप हमारा स्टार्ट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसे। और ईपीएफओ का जो है 22 दिसंबर यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा नया, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा टेस्ट सीरीज, पूरा मटेरियल, पर्सनल गाइडेंस सब कुछ है। कॉल करने के लिए 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करिए, एडमिशन लीजिए। ठीक है, पहली न्यूज पे हम लोग आ गए। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोग एक चीज बताना चाहता हूँ, बेसिक जो मैं पहले समझाता हूँ। यूनेस्को की लिस्ट है एक इनटेंजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो खाली, ठीक, वाली बात है। जैसे कि एयर, ठीक, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची। अब जैसे कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड जो स्पेशीज होते हैं इन्वायरमेंट से वाले, उसमें से रिलेटेड, वैसे ही जो ये कल्चर से रिलेटेड जो ये सारी लिस्ट है, इनके अंतर्गत जो कल्चर से रिलेटेड चीजें बताई गई हैं, ठीक, जैसे टठेराज हैं, वैदिक चांटिंग है, बुद्धिस्ट चांटिंग है, तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको साक्ष्य के साथ अभी दिखाऊंगा कि यहां से क्वेश्चन भी पीछे विगत वर्षों में कितना ज्यादा पूछा गया। 2013 से जब से नया पैटर्न आया है यूपीएससी का, तब से जो है बार बार इससे पूछे गए क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे सिंगापुर में, सिंगापुर जो आपका स्टेट ऑफ मलक्का के पास में पड़ता है, मैपिंग देखिएगा जरूर, तो वहां पे एक ट्रेडिशन है कि ओपन डाइनिंग होती है, ठीक, कम्युनल डाइनिंग होती है, मतलब वहां पे सारे कम्युनिटी के लोग आके, जो है बीचेस हैं ज्यादातर, तो वहां पे आके सब खाते हैं। इसमें कौन कौन है, हॉकर सेंटर्स, हॉकर कौन होते हैं, जो न्यूज़पेपर आपके यहाँ रोज फेंकते हैं या फिर देते हैं, उनको हॉकर्स बोलते हैं ना।
और हॉकर सेंटर्स में ओपन एयर फूड कोर्ट्स बनाए गए हैं जहां कम्युनल डाइनिंग होती है। इसी को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में जोड़ा गया है। ठीक, ये वाली चीज है और कई लोगों ने इसको बढ़ावा भी दिया है, सिंपली बात बता रहा है। और हॉकर सेंटर बनाए गए थे और 1970 में कोई भी मतलब सब लोग साथ में आके मिलके खाते थे और ये एक लिविंग हेरिटेज है। और सिंगापुर में जो है इंडियंस बहुत है, सबसे ज्यादा चाइनीज है। एक चीज ध्यान रखना, इंडियंस बहुत है और जो आपकी तमिल की भाषा है, तमिल जो लैंग्वेज है वो वहाँ की फोर्थ ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक बार चेक कर लेना आप लोग भी। ठीक, इसको आप देख सकते हो। बाकी मैप की लोकेशन इसको जाके जरूर देखना है, ठीक है। और यही सारी चीजें इंटेंजिबल हेरिटेज में डाल दी गई हैं। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है हमारे इंडिया की, इसका एक है प्रोजेक्ट मौसम। प्रोजेक्ट मौसम है जो कि हमारा एक तरीके से चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए इंडियन ओशियन की रीजन में जो है हमारा है। इसमें ट्रेडिशनल जो हमारे पुराने टाइज रहे हैं, आपका ट्रेड टाइज रहे हैं, ठीक, इंडियन ओशियन में, तो वो वाले सारे जो है उन सारी कंट्रीज से फिर से वो सारे फिर से रिलेशनशिप और मजबूत करने के लिए एक्चुअली एक सॉफ्ट पावर जो इंडिया की मेन स्ट्रेंथ है उसको बढ़ावा देने की बात है। ठीक, और इन्होंने क्या है कि एक लॉन्च किया है मसौदा नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की। ये एक लॉन्च किया है इसका मसौदा। ठीक, तो इससे रिलेटेड बात है, ये क्या अटेम्प्ट है कि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की, इंडियन कल्चर की बात कर सकेंगे। और विजन 2024 ये भी किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ही है। तो दो चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है, रजिस्टर में लिखिए, ये बहुत काम आएगा आखिरी में रिवाइज करने के लिए। अब यहाँ पे चैलेंजेस यही हैं कल्चर हेरिटेज के लिए कि भाई ज़्यादातर जो हॉकर्स हैं उनकी 60 साल की उम्र है, एवरेज एज औसत। और आपकी यंगर जो पीपल है सिंगापुर के वाले, वो ज़्यादातर जो ऑफिस जॉब करना चाह रहे हैं। कोविड-19 में और ज़्यादा दिक्कत होगी, कई लोग को बाहर निकल के खाना ही नहीं खाने दे रहे हैं, तो कैसे ये ओपन होगा। ठीक, यूनेस्को की हेरिटेज वाली जो ये लिस्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे हेल्प, ये मतलब डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको प्रदर्शित भी करते हैं और उसको जागरूकता भी इसके बारे में बढ़ाते हैं। 2008 में चालू हुई थी और उसके बाद जो है आपका ये यूनेस्को मेंटेन करता है 3 तरीके की लिस्ट इसी कल्चर इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के अंतर्गत। इसके बैनर तले 3 तरीके की लिस्ट है। पहला क्या है कि आपका जो कि इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग, ठीक, तत्काल सुरक्षित करने की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत। उसका दूसरा क्या है, लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक। और तीसरा क्या है, रजिस्टर ऑफ गुड सेफगार्डिंग प्रैक्टिसेस, सुरक्षा उपायों के लिए रजिस्टर किया जा रहा है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो लिस्ट दे रखी है कि इंडिया में कौन कौन से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हैं आपका किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। ठीक, यूनेस्को फुल फॉर्म पढ़ लेना, हो सकता है छोटे एग्जामों में इसका फुल फॉर्म ही पूछ ले, पीसीएस के और ये सारे एग्जाम जो होते हैं। ट्रेडिशन में ट्रेडिशन ऑफ वेडिंग चांटिंग, ठीक, ये जितने भी दे रखे हैं ये देखो, ये पढ़ने भी इनके बारे में फिर से पढ़ लेना, क्योंकि यूपीएससी में आज भी मैंने दिखाया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है। रामलीला भी इसमें कर रखा है सीएच में। कुतियत्तम आपका संस्कृत थिएटर है, ये इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पीछे पूछ चुका है। रमन ये एक तरीके का रिलीजियस फेस्टिवल है, रिचुअल थिएटर फॉर्म है गढ़वाल हिमालयस का। मुदियत्तु इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। ठीक, ये 2013 के बाद में पूछे गए सारे सारे। कलबेलिया पूछ चुका है राजस्थान का। छऊ डांस पूछ सकता है, बताइए कौन कौन से स्टेट्स में, पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ शायद, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कलबेलिया स्टेट, ये छऊ डांस आपके कौन कौन से स्टेट्स में, उसमें से एक बंगाल, इतना चलो अच्छा बता देता हूँ। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मुझे एकदम याद आ गया, भूल गया था मैं पूछना। 21 दिसंबर को जो है विंटर, मतलब पूरे साल का सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर को। ये ऐसा क्यों, इसका रीजन आप लोग को मैप बना के, जो लोग पेड ग्रुप में है वो उसका जो है डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। बुद्धिस्ट चांटिंग लद्दाख वाली जो है, और ये ट्रांस हिमालयन रीजन, यहाँ कश्मीर, ये भी हमारे उसमें। संकीर्तन पूछ चुका है यूपीएससी। आप देख रहे हो इसी लिस्ट से ही क्वेश्चन उठा के उसने पूछ लिया। टठेराज जो है आपका जंदियाला गुरु पंजाब वाले, ये ब्रास के जो है आपके और कॉपर के क्राफ्ट यूटेंसिल बनाते हैं। इनकी पिक्चर्स भी देखना। कल्चर, आर्ट एंड कल्चर पढ़ने का एक तरीका ये भी कि उनकी पिक्चर्स देखो ताकि आप कनेक्ट कर सको क्या चीज की बात हो रही है। ठीक, योगा, नवरोज, आपका ये पारसियों का जो है न्यू ईयर वाला फेस्टिवल है, कुंभ मेला।
ठीक, ये हो गया। अगली हम लोग ये चलते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट का एक पैनल बनाया गया, आप समझ लीजिए क्या है। संसदीय समिति द्वारा प्रवासी श्रमिकों से संबंधित आंकड़ा कोष की मांग करी गई है। अच्छा, ये चीज समझ लेते हैं। मैं कल शायद कल या परसों मैंने बोला था, लेकिन भूल गया था बताना आप लोगों को। ठीक, आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करो सर कि ये आपने बोला था बताया नहीं। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? पार्लियामेंट की कमिटीज हैं, उसके अंतर्गत बनती हैं। ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है फाइनेंशियल और ये दूसरा तरीका होता है डिपार्टमेंट रिलेटेड। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज बोलते हैं, DRSC। ठीक, तो अब फाइनेंशियल वाली तो आपको पता ही है, तीन होती हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दूसरी है एस्टिमेट कमेटी, और तीसरी कौन सी है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वाली, है ना। अब इसमें जो है आपका एस्टिमेट कमेटी में 30 होते हैं मेंबर, तो सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। सही है कि गलत बताइए। और PSC और PSU इन तीन दोनों में जो है आपका क्या है, 22-22 होते हैं। 15 आपके लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, PSU वाले में भी। अच्छा, PSC जो होती है CAG की रिपोर्ट, जो कि आर्टिकल नंबर 148 के अंतर्गत बताया जाता है, बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है CAG। ठीक, जो खर्चा होने के बाद चेक कर पाता है। ध्यान रखना, ये हो सकता है स्टेटमेंट ऐसे UPSC बना दे कि यह क्या ये एक्सपेंडिचर होने से पहले भी रोक कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ठीक, ये रिपोर्ट अपनी PSC के थ्रू के माध्यम से पार्लियामेंट में रखवाता है। ठीक है, और इसी तरीके डिपार्टमेंट रिलेटेड जो आपकी कमिटीज हैं उसके मेंबर्स कितने होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। और मतलब कहाँ से होते हैं। ठीक, एक एस्टिमेट कमेटी का आपके मेंबर्स बताने, और एक DRC यानी कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज बात हो रही। तो इसी तरीके की एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी होम अफेयर्स वाली जो थी, उसने कहा है कि इसने एक रिपोर्ट दी मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड। अब इसमें जो है ये कहा गया कि जो माइग्रेंट कोविड आया, माइग्रेंट लेबर्स को दिक्कत हुई। ठीक, जब उनको दिक्कत हुई तो गवर्नमेंट ने उनकी मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, लेकिन हेल्प नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास डेटाबेस नहीं था। ठीक, यही चीज इन्होंने बताई है। आनंद शर्मा जो कांग्रेस के पुराने लीडर थे, मतलब अभी भी लीडर है कांग्रेस, सॉरी, वो इसके हेड थे। तो मतलब अब क्या एक चीजों में है कि अपोजिशन का एक कोई बंदा इसमें होता है, गवर्नमेंट का नहीं। ठीक, और ये डेटाबेस ना होने की वजह से हो पाया। इन्होंने कुछ चीज़ें और बताई हैं, फैक्ट यहाँ देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना चाहा लेकिन वेरी डिफिकल्ट बिकॉज डेटा नहीं था। ठीक, इन्होंने यहाँ पे बताया कि अब हम जो डेटा बनाना चाहते हैं उसकी डिटेल समझ लो। कहाँ से आया है बंदा, कहाँ पर काम कर रहा है, उसकी स्किल सेट क्या है, मतलब बढ़ई है या वो कोई भी सॉफ्टवेयर जानता है या जैसा भी है, और उसके कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है। ये 4 चीज़ें हैं। और ये यही कहना चाह रहे हैं कि पेंडेमिक कोई लास्ट हो ना आगे भी आएगा, तो ध्यान रखो इस चीज़ का। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, ये दो गाइडिंग लॉ तो है लेकिन इनसफिशिएंट है, इनमें संशोधन होना चाहिए और इनको अपडेट किया जाइए टू द ट्यून ऑफ द टाइम। ठीक, और इसमें ये हेल्प तो किया बट ये आउटडेटेड हो चुका है। इवन स्पेनिश फ्लू जो था जिसमें बहुत लोग मर गए थे 1918, उससे पहले का है। देख रहे हो, 1897 का है ये वाला एक्ट। तो इसमें चेंजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है भाई। ठीक, और ये मतलब इस तरीके होना चाहिए कि एंटिसिपेट भी कर सके आगे की, मतलब कोई पेंडेमिक आ रहा है तो हमें कैसे उससे निपटना है। तैयार प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब लॉ बनाना टाइप का है। और गवर्नमेंट के इस स्टेप को उन्होंने कहा, उसकी सराहना तो करी, लेकिन जो है मतलब जैसे कि वंदे भारत वाला वो चलाई गई, एयर फ्लाइट चले गई, वो सारी चीजें। ठीक, बल्कि स्क्रीन, अच्छा यहाँ पे इन्होंने एक ये कहा है कि पूरे टाइम यहाँ स्क्रीन होता रहा हाई टेम्परेचर का, लेकिन उन्होंने कहा कि टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी एयरपोर्ट पे। यार ये बहुत गलत हुआ। क्यों? क्योंकि क्या है कि एसिम्टोमेटिक, मतलब जिनके सिम्टम नहीं दिख रहे थे, छींक नहीं आ रही है, बुखार नहीं है, वो वाले पेशेंट मतलब हो सकता है कि उनके अंदर कोविड का कैरियर हो, लेकिन फिर भी वो बच के निकल गए। साथ ही साथ जिन लोगों ने मेडिसिन ले रखी थी उनके भी सिम्टम नहीं दिख रहे थे, वो भी बच के निकल गए, क्योंकि टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। ये वाली चीज है। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गई क्या चीज में बताया गया। स्टैंडिंग कमेटी हम लोग ने सीख लिया, बाकी उससे रिलेटेड कैसे जो है क्या चीज है कोविड-19, क्या पूरा इशू, एक एक चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जरूर अगर पसंद आता है आप लोग को तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाइए ताकि उन लोग को भी फायदा हो और आपको भी हो। मैं आपको बता रहा हूँ जितना आप नॉलेज शेयर करोगे ना उतनी नॉलेज आपकी बढ़ेगी। ठीक, तो इसलिए सबके साथ शेयर करिए। और आंसर्स सिंपल सा अपना नारा है, जो आंसर देगा वो सिलेक्शन लेगा, सीधी सी बात है। ठीक, इंडियन रेलवेज ने जो है ड्राफ्ट रेलवे प्लान बनाया। इसमें सिंपल सी बात यह है कि इंडियन रेलवे जो काम करती है दो चीजों के लिए करती है मेनली। एक करती है आपकी पैसेंजर को आने ले आने के लिए, और दूसरा फ्रेट।
फ्रेट क्या है, मतलब माल का आवाजाही, माल ढोना इधर से उधर। अब फ्रेट क्या है कि इंडिया में ज्यादातर रोड्स के थ्रू होता है, जो कि कार्बन उत्सर्जन भी बहुत ज्यादा करता है, ज्यादा खर्चीला भी है, टाइम टेकिंग भी बहुत ज्यादा है, कई सारे उसके नुकसान है। तो अब रेलवे जो है 2030 तक ये चाहता है कि 45% जो पूरा फ्रेट होता है, तो उसमें से मॉडल जो मतलब रेलवे के थ्रू जो है, सॉरी, जो टोटल होता है उसका 45% रेलवे के थ्रू हो, ये यहाँ पे बात हो रही है। और जहां से इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाए, यही सारी चीजें हैं, वहीं से इसमें बताया कि और जो भी पैसा बचे वो हम पैसेंजर्स तक, मतलब कंज्यूमर तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसी से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे ये ड्राफ्ट बनाया है। ठीक, टोटल फ्रेट इकोसिस्टम में अब जैसे ये बताया कि मॉडल शेयर, मतलब कि मल्टी मॉडल जैसे कहते हैं ना कि मल्टी मॉडल बनाएंगे। अच्छा बताइए कि नॉर्थ ईस्ट में मल्टी मॉडल कहाँ पे बनाया गया है अभी? ठीक, मल्टी मॉडल है तो उसमें क्या होता है, आपका रोड भी है, रेलवे भी है, ठीक, एयरवेज भी है, और अगर पोर्ट वाला है तो वो भी आ सकता है। मल्टी मॉडल, कई सारे मोड के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बढ़ानी है। कई जगह ऐसा है कि भाई वहां पे फ्रेट चल ही नहीं सकती, पैसेंजर गाड़ियां ही चल रही हैं। ठीक, तो मतलब कई जगह बोला जा रहा है ना कि आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाओ। चलो अच्छा, ये एक अच्छा एक क्वेश्चन हो सकता है। दो नॉर्थ, एक मतलब जैसे भारत में ऐसे दो फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, एक वेस्टर्न एक ईस्टर्न। इसका आप लोग को बताना है, मैप बना के बताइएगा पेड ग्रुप वाले, और वैसे आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पे कि बताओ इसका सोर्स और डेस्टिनेशन क्या क्या है, कौन कौन से हैं, बस इतना बताना है मैप में जाके। इसको हो सकता है ये पूछ ले, बताइए कि दोनों के डेस्टिनेशन कहाँ पर हैं या दोनों के सोर्स कहाँ पर हैं। ठीक, तो ये वाली चीज है, ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर फ्रेट कॉरिडोर, और जो है आपका ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की बात हो रही। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, वो इसके साथ ही साथ चलेगी फ्रेट कॉरिडोर के। ठीक, और यहाँ पे फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी बढ़ाना है ताकि फ्रेट भी चल सके, पैसेंजर भी चल सके। और फाइनल प्लान जो है इसका कब तक बना लेंगे, जनवरी 2021 तक। यही है कि 2030 तक हमें करना है। अभी रेलवे जो फ्रेट का वो मूवमेंट करता है वो 27% करता है, 2030 तक हम 45% करना चाहते हैं। कार्बन एमिशन भी कम हो जाएगा, और ये हमें इससे भी फायदा दिलाएगा कि नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई 2030। नेट जीरो कार्बन एमिशन का क्या मतलब है? मान लीजिए आप 100 कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, तो आप 100 कार्बन का जो है को सिक्वेस्ट्रेशन, यानी कि उसको कहीं पे आप स्टोर भी कर ले रहे हो, पेड़ लगा के जैसे भी करो। तो ये फाइनली क्या हुआ, इतना इतना निकला और इतना स्टोर कर लिया, तो नेट जो है जीरो आ गया। ये है इसका मतलब, सिंपल सा। ठीक, मैं जो एक एक चीज बता रहा हूँ समझते हैं ना। जैसे आज आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी यूपीएससी 2020 वाला मैंने आप लोग को करके बताया, उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि एक एक कॉन्सेप्ट से जोड़ जोड़ के एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप लोग एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। यूपीएससी आपको सोचने पे मजबूर कराएगा ही कराएगा, तो आपको उस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ठीक, अच्छा, यहाँ पे एक्चुअल डिमांड कितना है, डेटा बनाएंगे और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फोरकास्ट कर सके, हम पहले ही समझ सके कितनी डिमांड बढ़ने वाली है। इसमें ऐसा ही है, मान लीजिए किसी चौराहे पे जो है ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो वैसे रेलवे पे भी हम लोग देख लें, अच्छा यहाँ ट्रैफिक बढ़ रहा है तो यहाँ पे कैपेसिटी पहले ही बढ़ा दो डिमांड के अनुसार। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। रिड्यूस करना है ट्रांजिट टाइम, और ये कैसे कर सकते हो, फ्रेट की आप स्पीड बढ़ा दो। अभी 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फ्रेट ट्रेन चलती है, माल गाड़ी जो होती है ना, चुक 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 चुक, वही वाली, और वैसे उसको बढ़ा के 50 किलोमीटर प्रति घंटे करने की बात हो रही है। ओवरऑल कॉस्ट घटा दो और नियरली 30% तक, और इसका बेनिफिट कस्टमर्स को पहुंचाओ, जो मैंने पहले बताया आप लोगों को। मैप करो ग्रोथ कैसी हो रही है, फिर सिमुलेट करके कैपेसिटी बिहेवियर करो, और जहां पे लग रही है कि कैपेसिटी आगे कम पड़ जाएगी उसको पहले ही बढ़ा लो। ठीक, और यही सारी चीजें हैं कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक और वाली बात। जीएस पेपर 3 पे आ गए हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, साइंस से रिलेटेड है। इंटेंशनल, इच्छा अनुरूप जीनोमिक परिवर्तन। अब जीनोमिक क्या होता है, चलिए अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। और गैल्से पिक्स। ठीक, अब जीनोम क्या है, जीनोम के अंतर्गत जो है आपका जीन का पूरा जो आपके संग्रहालय है शरीर के अंदर या किसी एनिमल के अंदर, पूरी जीन की जो है पूरा ब्यौरा है यहाँ पे। और जीन किसमें, आपका डीएनए के थ्रू होता है, जो कि डबल हेलिकल जो है स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसमें ATCG या फिर ATCU, ये क्या चीजें हैं, इनका नाम क्या, लिख के कोई बता सकता है कमेंट में? बता नहीं सकता, प्लीज बताइए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ हम जीन एडिटिंग कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि हम उसके किसमें, पिग्स के में, डोमेस्टिक पिग्स जिनका नाम है गैलसेप पिग्स। और ये कहाँ पे हो रहा है, US FDA में हो रहा है।
ठीक, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में इन गेल सेप्स का जो है जीन की कुछ एडिटिंग कर देंगे ताकि इसको जो है खाने के लायक भी बना दें, फूड की तरह भी यूज करें ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, और इन ह्यूमन के लिए मेडिकल के उसमें भी यूज कर सकें। और इनके लिए मतलब यह है कि इनके अंदर कैंसर के कुछ कर दिया, फिर टेस्ट किया कि बताइए दे, फिर हमने चेक किया अच्छा ये वाली मेडिसिन ज़्यादा अच्छी काम कर रही है वो, तो एक तरीके से इनको उसके लिए भी क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अल्फा अल्फा जेल करके चीज़ शुगर होती है, ये चीज नहीं बनेगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कभी पूछ ले कि अल्फा जेल शुगर किससे रिलेटेड हो, तो वो मेडिकल पर्पस में यूज होने पे कई बार एलर्जी हो जाती, वो ना हो तो इसमें इस वाले में गैलसेप पिक्स में वो चीज हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, वो चीज नहीं होगी। ये चीज यहाँ बताई जा रही है। ठीक, ये क्या है, फूड के लिए और थेरेपेटिक मतलब मानव चिकित्सा के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक तरीके का बायोटेक्नोलॉजी तो कर रहे हो ना, जैव में जैव चिकित्सालय। ठीक, और प्रौद्योगिकी का यूज करते हुए जैव प्रौद्योगिकी में मतलब जो जीवित चीजें उनमें कुछ चेंजेस कर रहे हो, जीन एडिटिंग जैसे हो गया। ठीक, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी रेगुलेटर ने, यूएस के रेगुलेटर ने ऐसा अप्रूवल दिया है कि वो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बना रहा है फूड के लिए भी और बायोमेडिकल पर्पसेस के लिए भी। ठीक, इंटेंशनल वाला क्या है, ये स्पेसिफिक कुछ चेंजेस कर दो जीनोम में और फिर उसके मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी में, जिससे कि वही चीज है जीन एडिटिंग वाली चीज है, जिसपे एक आप लोग ने पढ़ा होगा क्रिस्पर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आजकल जो है बहुत ज्यादा न्यूज में है, यूपीएससी पूछ भी चुका है इस पे। सच चेंजर डीएनए सीक्वेंस ऐसा चेंज कर दो कि आप उसको रिसर्च के लिए भी यूज कर सको और हेल्दियर मीट के लिए भी यूज कर सको, स्टडी भी कर सको भाई कैसा डिजीज का क्या हो रहा है। ठीक, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल ये है कि जो एनिमल मोर ससेप्टेबल टू सर्टन डिजीज जैसे कि कैंसर, तो उसको ये मतलब इनसे इनके थ्रू जो है हम उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं और नई थेरेपी बना सकते हैं। अब वहीं पूछ लेगा बताओ ये इंटेंशनल आईजीए या फिर गैलसेफ फिक्स के थ्रू हमारे क्या एडवांटेजेस हैं। आज देखा था ना प्रीवियस क्वेश्चन वाले मैंने आपको मैं कितना दिखाए कि एप्लीकेशन पूछता है साइंस में। बेसिक टेक्नोलॉजी का मतलब उनका पता होना चाहिए क्या चीज है, बहुत पीएचडी करने की जरूरत नहीं और उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। ठीक, एफडीए मेंटेन द ओनली डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल IgA and one does not have IgA is that IgA gives them a new trait or characteristics such as faster growth or resistance to certain diseases। ये कह रहा है कि जो भी एनिमल हो जिसमें IgA मतलब इंटेंशनल जीनोम ये वाला किया गया है, ठीक, ऑल्ट्रेशन, तो उनके अंदर क्या है कि इनकी ग्रोथ अच्छी होती है और ये कई सारे डिजीजेस से रेजिस्टेंट होते हैं, वो डिजीज इनको होती नहीं है। अब गैलसेपिक्स जो है ये मेडिकल प्रोडक्ट की तरह, ह्यूमन मेडिकल प्रोडक्ट की तरह बन सकता है, तो इसमें अल्फा गेल शुगर नहीं होती है। ठीक, और जिसकी वजह से जो है देयर बाय प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन कंज्यूमर फ्रॉम पोटेंशियल एलर्जी नहीं होगी। ठीक है, इसमें यहां देखिए दे रखा है चूंकि गैलसेप सुअरों का उपयोग संभवतः मानव चिकित्सा उत्पादों का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। आईजीए अंततः इन उत्पादों को पता लगाने योग्य उन उत्पादों का पता लगाने योग्य अल्फा गैल चीनी से मुक्त करने में मदद करेगा, जिससे उनको मानव उपभोक्ताओं को संभावित एलर्जी से बचाया जा सकेगा। ठीक, और यही है एफडीए के द्वारा ये बताया गया गैलसेपिक्स में बी यूज टू ब्लड थिनिंग ड्रग जो है हेपेरिन, इसको भी कर सकता है। किसी किसी का बीपी बढ़ जाता है, ठीक, कि ब्लड उनका गाढ़ा हो जाता है, तो उसको जो है क्या करते हैं कि ब्लड का प्रवाह जो है धीमे हो जाता है उसकी वजह से। ठीक, तो उसको अगर ब्लड को आप थिन कर दो हेपेरिन ड्रग के थ्रू, तो ब्लड का प्रवाह फिर से बढ़ने लगता है, तो बीपी कम करने में यूज आता है। ठीक, आप कोई थ्योरी चीज पढ़ो ना तो उसको समझो प्रैक्टिकल चीज से, और एक दो बार में पढ़ के आपको हमेशा याद रहेगा ऐसा नहीं होगा। कई बार चीजें पढ़नी पड़ेगी, इंटरलिंक करके पढ़नी पड़ेगी, दो तीन चीजों को जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब देखो ये बैड बैंक से बात है, इकोनॉमी से रिलेटेड काफी अच्छा यहाँ पे ये आर्टिकल है। बैड बैंक क्या है समझिएगा, बैन बैंक नहीं, बैड बैंक क्या है कि आपके जो बैंक हैं उनके पास एनपीएज है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इनके बारे में अभी मैंने आप लोग को बताया था अपने क्वेश्चन ऑफ द डे वाली सीरीज में। एनपीए को जो हो रही है बैंक की जो है बुक्स में लिखा रहता है, ये एक निगेटिव वो है, लोन देने से भी डरते हैं, ये इनके किसी काम का भी नहीं होता कई बार, तो ये बैंक जो है बैड बैंक को बेच देंगे। ये कई सारे क्या होते हैं, ये एसेट मतलब आपका मतलब ये कंपनीज हैं जो ये एनपीए को कुछ लेके मतलब मान लीजिए 100 रुपए का था तो उसको जो है 70 रुपए में खरीद लिया।
ठीक, और फिर मान लीजिए जिनसे मतलब लोन रिकवरी का काम करता है बैड बैंक, और यहां से ये बैंक क्या करता है, लोन देने का काम करता है। और बैड बैंक जो है इनसे एनपीए खरीद के लोन की रिकवरी करता है। मान लीजिए यहाँ 70 रुपए का इसने खरीदा और रिकवरी इसने 80 रुपए कर ली, तो 10 रुपए इसका फायदा हो गया, ये यहाँ पे कह रहा है। अगर नहीं हुआ तो गवर्नमेंट की तरफ से इसको सपोर्ट है। एक गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक पारा नाम से एक संस्था बनाने की बात भी करी जा रही है, ठीक, जो एसेट आपका रेजोल्यूशन एजेंसी टाइप से। तो इसका फुल फॉर्म क्या बताइएगा ढंग से, ठीक है। तो ये वाली चीज है, या तो गवर्नमेंट इसको हेल्प कर देगी। तो अब जब ये ले लेगी एनपीए, तो बैंक की जो बैंक बुक्स है वो क्या होगी, वो क्लीन हो जाएंगी, ठीक। और फिर वो बाकी जो है, और उनका मोनेटाइजेशन भी हो गया। भाई 70 रुपए तो मिले ना इस एग्जाम्पल के द्वारा, वैसे तो उनको कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक, या फिर टाइम लगता है या बहुत बाद में मिलता है, या कुछ किस्तों में मिलता, कुछ कुछ मिलता, ठीक। यहाँ पे बुक्स भी सही हो गई, पैसा भी मिल गया, और फिर उसके बाद फिर ये लोन दे सकते हैं अपना। और बैंक के लिए लोन ही तो उनका एसेट है, कमाई का जरिया वही तो है, ठीक। तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ सारी बातें करी गई हैं कि इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, अच्छा, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो होता है यही बजट को बनाता है, यही इकोनॉमिक सर्वे को बनाता है। और ये जो मैं चीज बता रहा हूँ ये यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है। तो इन सब चीजों पे ध्यान दो, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हो, कौन सी इंस्टीट्यूशन है, क्या चीजें पब्लिश कर रही है, कहाँ पे है, इन्हीं के बीच में आके आपको कल काम करना है। तो अभी से इन सब चीजों की ध्यान दो, और वो यूपीएससी इसीलिए आपसे पूछता भी है कि भैया ध्यान दो, ठीक। और ना ध्यान दोगे तो हमारे जैसे लोग हैं जो आपको ध्यान दिलवाने के लिए बार बार जो है आपको याद दिलाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे यही है कि सारे ब्लैड बैंक बनाओ और कंट्री के बैंकिंग सेक्टर बचाओ, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक बार हिल जाता तो बड़ा दिक्कत है। फॉर्मर सॉरी, किसान नहीं, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे आपके डी सुब्बाराव। उन्होंने ये बताया था कि बैड बैंक का मतलब बनाने चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी है और अनअवॉइडेबल है कि एनपीए जो चल रहे हैं वो अगर नहीं सही से किए गए, रिजोल्यूशन उनका मतलब उनका जो है उपाय नहीं ढूंढा गया, तो काफ़ी दिक्कत है, हो जाएगी पूरी इकोनॉमी को। और जो ऐसे रिजोल्यूशन, ऐसे जो लोन्स हैं, एनपीएज हैं, जो आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के फ्रेमवर्क के बाहर हैं, उनको तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। यही कह रहा है पे आर लाइकली टू बैलून एंड मच ऑफ द रेजोल्यूशन विल हैव टू टेक प्लेस आउटसाइड द आईबीसी फ्रेमवर्क। अच्छा, इन इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में कई लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि फर्क क्या है। इंसॉल्वेंसी ये है कि बैंक ने आपको लोन दिया और आप लोन नहीं वापस कर पा रहे हो प्रीमियम और इंटरेस्ट के साथ में, तो आप इंसॉल्वेंट घोषित हो गए, ठीक, बोले गए आप इंसॉल्वेंट हो, ठीक। लेकिन जब बैंकरेंसी, तब आपको बोला जाएगा बैंकर, तब बोला जाएगा जब कोर्ट बोल दे, कोर्ट आदेश में अपने ऑर्डर में बोले कि भैया ये बैंकरप्ट हो गया, तो इंसॉल्वेंट बंदा ही बैंकरप्ट कहने लगेगा, ठीक। ये है बेसिक डिफरेंस। अच्छा, ये वाला आईबीसी जो है काफी धीमा प्रोसेस है, इसके थ्रू इसलिए भी बैड बैंक की इसलिए भी एक बात हो रही है कि बनाया जाए। आईबीसी में जो एवरेज है वो 350 दिन, मतलब 1 साल लग जाता है। और उसके बाद तो बाकी अब एनपीए का तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 90 दिन होता है, और भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज में, लेकिन 90 दिन है। अब 350 दिन इसकी यही चल रही, तो हो सकता है और भी कई सारे एसेट जो है वो हो जाए, एनपीए हो जाए। तो ये वाली बात है, ठीक। तो यहाँ पे अब बैड बैंक क्या है समझ लेते हैं। बैड बैंक वही है, लिक्विड होल्डिंग्स को जो है अपने पास ले लेता है और उनको फिर अपना लोन रिकवरी के तरीके से रिकवर करता है, कुछ पैसे कमा लेता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को अपने साथ ले लेगा। वही सारी चीजें बताई गई हैं। बैंक की बैलेंस शीट साफ हो जाएगी और राइट डाउन कर सकता है। अच्छा, राइट डाउन क्या होता है? मान लीजिए बैंक जो है बैड बैंक के पास गया, इसने कहा भैया ले लो, और वही जो मैंने भी बताया था ना 100 रुपए की चीज 70 रुपए में दे रहा, तो ये राइट डाउन हुआ। उसने कम चीज जो मार्केट के हिसाब से उसको अभी कम करके दिया कि भैया कुछ मिल जाए। इसी तरीके से राइट अप होता तो क्या होता बताइए, ठीक। तो यहाँ पे राइट डाउन वैसे ज्यादातर चीजें होती हैं। बेनिफिट क्या है कि वही एसेट मोनेटाइजेशन हो जाएगा, और जिससे कोई रिवेन्यू नहीं बन रहा था वो आपका रिवेन्यू बन गया बैंक के लिए, ठीक। बैड एसेट वुड स्टे इन द रिस्की कैटेगरी, गुड वन स्टेज इन द अदर कैटेगरी। इन दोनों के बीच में मिक्स नहीं होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंस 40% ऑफ द एनपीए इज कंसंट्रेटेड ओनली 60 फर्म्स, जो 60 फर्म्स हैं, कई लोग सब थोड़े ना ऐसा है कि लोन नहीं वापस कर रहे हैं, कई बहुत कुछ 60 वाट फर्म ही है जिसमें 40% एनपीए फंसा हुआ, समझो। सोचिए, इसमें यही सब है, माल्या, ठीक, मोडी। अब ये इसका फुल फॉर्म आप लोग को बताना है। पारा ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है, एक बैड बैंक ही की तरह है, और ये एब्जॉर्व करेगा जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंतर्गत जो है
अच्छा एक चीज बताइए, पब्लिक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक चीज होती है, इसको जरूर पढ़ लेना है, इस पे क्वेश्चन आएगा जरूर, मुझे ऐसा लगता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इंक्लूडेड हैं, लिस्ट उनकी याद करो प्लीज। ठीक, आप लोग मेंशन करना कमेंट में, और या फिर अपने पेड ग्रुप में हम लोग, आप जो है लिख के जरूर वो रजिस्टर पूरा भरो यार, वो आखिरी में इसको रिवाइज करोगे एक साथ, कम जगह में ज्यादा फायदेमंद चीजें पढ़ोगे, और यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे भी जो मैं पढ़ाता चल रहा हूँ। ठीक, अब यही ये लोन रिकवरी करेगा बैड बैंक, और कमर्शियल बैंक जो है अपना लोन देगा, जो उसका मुख्य काम है। दोनों लोग अपना अपना मुख्य काम करेंगे। आईबीसी जो अमेंडमेंट है, फॉरेन प्लेयर्स को बड़ा कठिन होता है, और फॉरेन प्लेयर्स टू टेक द बिग पार्ट इन रेजोल्यूशन वाली बातें हैं इसमें। और एक्सपर्ट बिलीव ए व्हीकल लाइक एएमसी और एआरसी दैट कुड एड्रेस द स्ट्रेस लोन इशू टिल द बैंक्रप्सी कोड स्टेबलाइजेस कुड बी बेनिफिशियल। मतलब जब तक जो आईबीसी कोड अभी कई सारे उसके साथ आपने बनाई ये संस्था, ये मतलब हो रहा है काम इसके थ्रू, अब कई सारे जो है ऑलरेडी पेंडिंग था बिल्कुल इसके ऊपर खचाखच भर गए हैं, तो जब तक ये नॉर्मलाइज स्टेबलाइज हो रहा है तब तक बैंक के थ्रू जो है और काम कर लो। सिंगल गवर्नमेंट एंटिटी विल बी मोर कॉम्पिटेंट टू टेक डिसीजन देन द इंडिविजुअल पीएसबी। चैलेंजेस वही है कि एक साइज फिट ऑल अप्रोच आप किसी ऊपर नहीं कर सकते हो। ठीक है, हर जगह तो ना एक ही चीज आपकी एक ही स्ट्रेटजी लग जाएगी। बाकी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एसेट टू बी ट्रांसफर टू ए रिस्की कैटेगरी, सिंपल चीजें हैं। बीच ऑफ द चॉइसेस मस्ट बी मेड व्हाइल कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑन द फंडिंग, कॉस्ट, फिजिबिलिटी, प्रॉफिट, टाइमिंग, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। कई एक चॉइस लेते समय ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए, जो कि मल्टीपल और मल्टी डायमेंशनल है। गवर्नमेंट का सपोर्ट इज ऑल्सो नेसेसरी टू हेल्प बैंक अंडरस्टैंड रेगुलेटरी एंड टैक्स रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, वंस द एनपीए प्रॉब्लम इज सेटल्ड, फिर बैंकर में बिकम कंप्लेसेंट। एक बार एनपीए प्रॉब्लम मान लो खत्म हो गई बैड बैंक के जरिए, ठीक, अभी था इसने अपना बेच दिया 100 रुपए की चीज 70 रुपए में, हो सकता है फिर से ये रेकलेस लेंडिंग में चला जाए। ठीक, या फिर सुनंदा कोचर टाइप के जो लोग हैं जिनको इतना बोला जाता है वीमेन एंटरप्रेन्योर और इतनी बढ़िया, उन्होंने क्या किया, सारे पैसे उठा के अपने फिर से अपने पति को ही देने लग गई। ठीक, तो ये काफी मतलब इस होता है ऐसे कुछ लोग की वजह से पूरे जो व्यूमन और भी उठना चाह रही हैं सबके खिलाफ वो हो जाता है कि यार देखो मतलब देखो ये क्या है, इतना नाम इनका हुआ आईसीआईसीआई की, इतनी अच्छी आईसीआईसीआई की पोस्ट पे थी, ये पैसा मतलब फंड इनको अपने पति को ही बहुत सारा दिलवा देती थी। तो इसकी भी दिक्कत है। आगे हम लोग अपने फेवरेट सेक्शन क्वेश्चन वाले पे, अब देखिए यहाँ पे हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी से कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें कि ट्रू पूछा गया। हाइपरसोनिक है मतलब साउंड की स्पीड से ज्यादा की बात हो रही है। ठीक है, साउंड की स्पीड आप लोग से मैंने पूछा था, आप लोग बताना अभी कमेंट करके। अब देखिए ये जो टनल की बात है, ये विंड स्पीड टनल टेस्ट फैसिलिटी, हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी, ये सिमुलेट करेगी मतलब अनुकरण करेगी हाइपरसोनिक फ्लो को ओवर ए वाइड स्पेक्ट्रम। ठीक, क्या ये, हाँ ठीक बात है, ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा ये है कि मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, नहीं, ये राजनाथ सिंह जी ने किया, जो कि कौन है, डिफेंस मिनिस्टर हैं। एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी दिल्ली में, ऐसा है। ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है आपका, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, लॉन्च हुआ है जो कि कंट्री में, और ये थर्ड ऐसी कंट्री है इंडिया जिसने लॉन्च किया। पहला यूनाइटेड स्टेट्स है, और दूसरा रशिया, अब तीसरा कौन हो गया है, अपना इंडिया हो गया है। ठीक, हो सकता है चाइना ने बनाया हो लेकिन वो घोषित दिखाई ना रहो, बता ही ना रहो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये राजनाथ सिंह जी ने किया है, हैदराबाद में किया है, पहली बात तो राजनाथ सिंह ने, दूसरा जो है आपका हैदराबाद में किया है। ये मेजर रोल करेगा हाईली कॉम्प्लेक्स फ्यूचरिस्टिक एरोस्पेस और डिफेंस सिस्टम में, जो एरोस्पेस एयरफोर्स इन सब में जो है डिफेंस सिस्टम में जो है आगे जाके काफी कुछ मदद करेगा वाली बात है। अच्छा, यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीज है ये देख लेना, मिसाइल की बात हो रही, कौन सी क्या है ये ध्यान रखना। डीआरडीओ ने रिसेंटली डेवलप करी ये सारी मिसाइल्स, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल, ठीक, HTDV। दूसरा है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर, ठीक, सरफेस से ऊपर उड़ के मिसाइल है, QRSAM। एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसका नाम क्या है, रुद्रम। ठीक, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये सीधे आएगा। तो अगर आपने ये पढ़े हुए हैं, ध्यान दिया हुआ है, फैक्चुअल टाइप के हैं, इजी मार्क्स होते हैं ये। ठीक, स्पेस टेक्नोलॉजी से आज ही मैंने आप लोगों को दिखाया ना, उसमें पूछा गया था वोयागर और लीजा वाला, लीजा पाथ फाइंडर वाला, आराम से कर लोगे आप।
आगे क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। अब जैसे टॉर्पीडो आया आपके दिमाग में आया कि यार टॉर्पीडो आपको नहीं पता है, इसको देखो, जाके गूगल करो, ऑफिशियल सोर्सेज से पढ़ो, समझो क्या चीज है, क्या इसको कर रहा है, थोड़ा बहुत देखना जरूरी है। आंखों के नीचे से गया होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा, तभी तो आपको वहां पे आप एलिमिनेट करके आंसर सही कर पाओगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी, ये क्या है कि कोई ए और बी के बीच में, मतलब डिफेंस के रिलेटेड में, इन दोनों के बीच में बात हो रही है, तो क्वांटम के यूज करोगे, कम्युनिकेशन जो है काफी सिक्योर और इनक्रिप्टेड होगी। सिंपल ये बात है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कारोतार से रूल से रिलेटेड है और फॉल्स पूछा गया। कारोतार क्या है, एक तरह के कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स 2020 से संबंधित है। अब कस्टम क्या होता है, आपका भंसार इसको हिंदी में बोलते हैं, व्यापार सीमा शुल्क बोल रहे हैं वैसे तो कस्टम आपका जो है, कोई चीज इंपोर्ट हो रही है, कोई चीज एक्सपोर्ट हो रही है देश से, तो वहां पे कस्टम वाले रहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि अब रूल्स ऑफ ओरिजिन, जो भी आप इंपोर्ट कर रहा है कोई इंपोर्टर, मैं पहले समझा दे रहा हूँ फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उसको ये बताना होगा, बिल ऑफ एंट्री डालनी पड़ेगी, कि इंपोर्टर को पहले बताना पड़ता है कि क्या चीज़ है आप इंपोर्ट कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है, और ये सारी चीज़ों की इसका एक नया रूल्स बना दिया गया। वहीं चाइना से कोई सामान मंगा रहा है तो पहले ही डिक्लेयर कर दे वाली बात है, और चाइना से रोक सकें। ठीक, ये जनवरी में नहीं हुआ है 2020 में, सितंबर में हुआ है, और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही था। ये जो सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस है, रूल ऑफ ओरिजिन के लिए, वहीं की चाइना से तो नहीं है। ऑफ ऑन इंपोर्ट्स, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने कई सारे साइन कर रखे हैं कई सारे कंट्रीज से, एक बार इसकी लिस्ट भी प्लीज देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने किससे से किया है। मान लो उसमें से जो है 10-12 जो भी हैं, उनसे पूछ लेकर बताओ इसमें से कौन सा नहीं है। नहीं वाले ध्यान रखना, जो आपको थोड़ा यूनिक से लगे कि यार ये तो होना चाहिए था और है नहीं। ठीक, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हमारा क्या चाइना से है क्या, कि नहीं है, किसी भी मतलब एशिया के अंतर्गत या कहीं पे भी बताना। ठीक, इसके बाद जो है आपका ये वाला सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत था, बाकी सब सही थे इसमें। सितंबर 2020 में हुआ, इंपोर्टर को जो है ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी इंपोर्ट करते समय, उसको ये प्रोवाइड एक लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी प्रोसेस बाय द आपका इंपोर्टर, नियम आयातक तक द्वारा रखी जाने वाली न्यूनतम जानकारी की एक सूची प्रदान करेंगे, कि भैया उसको कितनी जानकारी होनी चाहिए इंपोर्टर को। ठीक है, इंपोर्टर को जो है एंटर करना पड़ेगा कि कहां से तुम मंगा रहे हो, और उसकी बिल ऑफ एंट्री आपको जमा ही करना पड़ता है। अब बिल ऑफ एंट्री से एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आइस गेट क्या चीज है। अब आपको ये तो पता ही चल गया कि बिल ऑफ एंट्री से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी एक बार आइस गेट को पढ़ लेना, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, क्या सारी चीजें हैं। ठीक, सेंटर ऑफ ओरिजिन है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका E5 सीरीज से, शिनकानसन, उससे रिलेटेड जो है टू स्टेटमेंट आप लोग को यहाँ पे देखने हैं, बताने हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि E5 सीरीज शिनकानसन आर हाई स्पीड जापानीज ट्रेन। क्या स्टेटमेंट सही है? सही है। E5 शिनकानसन ट्रेन आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। क्या स्टेटमेंट सही है? बताइए। हाँ सही है, दिख गया आंसर ना। इट इज हाई स्पीड ट्रेन ऑपरेटेड बाय ईस्ट जापान रेलवे कंपनी, 320 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से सॉरी चलेगी। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। जापानीज एम्बेसी और फर्स्ट ग्लिम दी गई आपको कि कैसी बुलेट ट्रेन होने वाली मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। 508 किलोमीटर का रास्ता है, प्रोजेक्ट है पूरा, तो 1.5 घंटे में पहुंच जाएगी। एक कॉर्पोरेशन नहीं बनाई गई, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है देखिएगा, नेशनल हाई स्पीड रेलवे, वैसे तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट वाले के अंदर ही गए थे, चले समझ लीजिए, कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ठीक, कॉर्पोरेशन है तो क्या ये गवर्नमेंट की है कि प्राइवेट है, ये अच्छा ये बताओ एक क्वेश्चन। ठीक, द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो जापानीज गवर्नमेंट देगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है इसकी 1,08,000 करोड़ है, और ये 2023 तक पूरी हो जाएगी, 2024 के इलेक्शंस पहले। तो इस तरीके से कैसा आप लोग को लग रहा है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, आंसर जरूर दीजिए प्लीज। और आप लोग ने जो है प्रीवियस क्वेश्चन में अभी जो यूपीएससी का जो 2020 की मैंने एनालिसिस दी थी और आगे कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में आप लोग को पूरा उसमें जानकारी दी है, जरूर 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 देखिए। साथ ही साथ अगर आप लोग को हमारे साथ जुड़ना है तो 15 दिसंबर से ऑलरेडी हमारा यूपीएससी का पेड ग्रुप चालू है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 2021 के लिए ईपीएफओ को 22 दिसंबर यानी कि आज से चालू हो रहा है। 8564880530 9696066089 पे कॉल करके अपना जो है आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।